गुड इवनिंग। आज आपकी कैट लेवल वाली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आखिरी में करा दिए जाएंगे। तो ये हेडिंग मिटा दे रहा हूं मैं। आज देखिए कैट लेवल की क्लास चलेगी। देखिए आपका शीट निकाल लीजिए आप सभी लोग। 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों फॉर्मूला बेस्ड हैं, करवा देंगे हम आपको। चलिए देखिए, आपके क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, शीट निकाल लीजिए। 2017 टीयर 2 के क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिर कैट लेवल कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में आने लायक है। फर्जी सवाल नहीं दिए गए हैं कि आपको प्रॉब्लम हो। चलिए पहला सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। एक सम त्रिभुजाकार पिरामिड। सम त्रिभुजाकार पिरामिड, इसका मतलब बच्चों एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार सम त्रिभुज है। सम त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। सम त्रिभुज का मतलब, रेगुलर ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक सम त्रिभुजाकार पिरामिड को 2 तल जो उसके आधार के समांतर हैं द्वारा काटा जाता है। तल पिरामिड की ऊंचाई को समत्रिभाजित यानी कि ट्राइसेक्ट करता है। उसके ऊपरी, मध्य तथा निचले भाग का आयतन क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। तो V1, V2, V3 का मान क्या होगा? 1, 7, 19। जैसे कि आपने कोण काटा था, फ्रस्टम में एक क्वेश्चन था आपका कि कोण को 2 समतलों द्वारा काटा गया था जिससे ऊंचाई 3 बराबर भागों में बटी थी, मतलब ऊंचाई समत्रिभाजित हुई थी। तो कटे हुए भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो V1, V2, V3 का रेशियो हमने 1, 7, 19 दिया था। उसी तरीके से यहां पर आपका कोण के बदले पिरामिड वर्ड यूज कर लिया गया है, तो डायरेक्ट एक ही बार में आंसर देंगे 1, 7, 19। सेम पैटर्न होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए ये पिरामिड का आधार हो गया, ध्यान से देखिए। ये पिरामिड, इसकी ऊंचाई जो है, यहां ये ऊंचाई दिखाई देगी। 3 भाग में इसको बांटा गया है, यहां से काटा गया, ध्यान से देखिए। 3 भाग में बटा है, 1, 2 और ये 3। फिगर हमने बहुत स्पष्ट नहीं बनाया है, सीधे हमने एक पिरामिड बना दिया है जिसका आधार एक समत्रिभुज है। समत्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज है। ऊंचाई को समत्रिभाजित किया गया है, तो 3 भागों में ये बटेगा। तो जो भी इसकी ऊंचाई थी, मान लिया इसकी ऊंचाई 3 थी, तो ये 1 और ये 1 में बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसे है फिगर, ध्यान से देखिए। इस तरीके से ये 3 भागों में बट गया। जरूरत इसकी नहीं है, ये तीनों भागों की ऊंचाई क्या है? बराबर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हम इसी फिगर से काम चलाएंगे, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसी फिगर से काम चल जाएगा। देखिए यहां तक जो ऊंचाई है H1, ये 1 होगा, ये H2 जो होगा वो 2 होगा, और ये H3 क्या होगा? 3 होगा। ध्यान से देखिए, अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। ऊंचाइयां समत्रिभाजित हुई, ऊंचाई आपकी समत्रिभाजित हुई है, इसका मतलब ट्राइसेक्ट हुई है, 3 बराबर भागों में बटेगा। अगर ये 1 है, ये 1, तो ये भी 1। तो अगर मैं इस छोटे वाले पिरामिड की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक पिरामिड है। अगर मैं छोटे वाले पिरामिड की बात करूं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? H1 बराबर 1। अगर मैं मझले वाले पिरामिड की बात करूं तो 1 ये 1 ये, 1, 1, 2, तो इसकी ऊंचाई H2 बराबर हो जाएगी 2। और अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बड़े वाले पिरामिड की बात करूं तो इसकी ऊंचाई H3 क्या हो जाएगी? 3। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोण होता तो जो अनुपात शंकुओं के ऊंचाइयों का होता है वही अनुपात उनके आधार की त्रिज्याओं का होता है। तो सेम यही बात यहां भी उठेगी, यही बात आपकी यहां भी उठेगी। ध्यान से सुनिएगा, जो
आपकी ऊंचाई पिरामिड की होगी 1 2 3, इसके अनुपात में ही भुजाओं का भी, इसके आधार के भुजाओं का भी अनुपात होगा। आधार की भुजा हो गई, मान लिया यहां हो गई A1, यहां हो गई A2 और यहां हो गई A3। ध्यान से देखिए, सेम वही पैटर्न, शंकु वाला ही। तो H1 H2 H3 का जो रेशियो है वो 1 2 3 का है। तो आधार की जो भुजाएं हो गई A1 A2 A3, इसका भी रेशियो 1 2 3 का ही होगा। ओरल क्वेश्चन है, मैंने उस दिन भी बताया था कि यह सवाल ओरल हो जाएगा। आपके 3 पार्ट के बदले 4 पार्ट हो 5 पार्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप ओरल रिप्लाई कर सकते हैं। H1 H2 H3 का रेशियो 1 2 3 हुआ, ये पहला सवाल है आपका। तो इनके आधार की भुजाओं का अनुपात A1 A2 A3 का भी रेशियो 1 2 3 ही होगा। अब देखिए यहां लिख देंगे छोटा, मझला, बड़ा पिरामिड का आयतन है। देखिए पिरामिड का वॉल्यूम, ये रेशियो लेना है। पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, हर एक बच्चे को पता है। तो 1/3 और आधार के क्षेत्रफल में आएगा बच्चों √3/4। ये फिगर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रेशियो लेना है तो केवल क्या होगा, A1 स्क्वायर H1 A2 स्क्वायर H2 A3 स्क्वायर H3, यही होगा केवल। ध्यान से देखिए, आपका 1/3 इंटू √3/4 सब में आपका कॉमन आएगा जो कि कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू रखना शुरू करिए। 1 का स्क्वायर गुणे 1, 2 का स्क्वायर गुणे 2, फिर 3 का स्क्वायर गुणे 3, यह आएगा 1 8 27। ये आपके पिरामिड के आयतन का अनुपात आया है, जबकि हमें पिरामिड का आयतन का अनुपात नहीं बताना है, हमें इन टुकड़ों के आयतन का अनुपात बताना है, जो कि ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। हर एक बच्चा ध्यान दे। जिन बच्चों ने फ्रस्टम में शंकु काटने वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, तो बस शंकु के बदले आपको यहां रख देना है पिरामिड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर आपको चाहिए V1 V2 V3 का रेशियो, तो V1 के लिए तो एक ही होगा वॉल्यूम, V2 के लिए क्या होगा, पूरा ये आयतन इसका 8 है, 8 में से ये छोटे वाले पिरामिड का आयतन घटा दीजिए तो 8 - 1। V3 जो होगा, ये सबसे नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है पार्ट, इसका आयतन कैसे निकलेगा, पूरा आयतन कितना है 27, 27 में से ये इतना 8 आप घटा दीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, 27 - 8 आंसर आ गया 1 7 19। यही चीज है बच्चों। और पार्ट होता आगे, और होता तो क्या होता, ये V4 होता। तो अब V4 कैसे निकलेगा, सेम उसी पैटर्न पे 1 8 27 हो चुका है। अब वहां क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर गुणे 4, यानी कि कितना हो गया 64, ये 64 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 7 19 और फिर 35 आ जाएगा। ध्यान, सॉरी 37, ध्यान दीजिएगा, आप 64 में से 27 घटा देंगे। इस तरीके से आपका 1 7 19 और ये क्या आ जाएगा 37, 37 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस तरीके से आप आंसर दे देंगे। अगर इसमें 5 पार्ट हो इस पिरामिड में, तो ये V5 हो जाएगा इस टुकड़े का आयतन। तो इसके लिए क्या होगा, 5 का स्क्वायर गुणे 5 यानी कि 125। तो 125 में से 64 घटा देंगे, कितना आएगा 61। ध्यान से देखिएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 7 19 37 61। आप इस क्वेश्चन को ओरल रिप्लाई कर सकते हैं, 5 सेकंड केवल लगेगा, 5 सेकंड। ये TL2 का सवाल है, 2017 पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको शंकु में अच्छे से डिटेल में समझाया था कि जो अनुपात ऊंचाइयों का होगा वही अनुपात त्रिज्याओं का होगा, वही अनुपात तिर्यक ऊंचाइयों का होगा। ये सारी चीजें मैंने शंकु में बताई थी। तो पिरामिड में भी वही चीज हो जाएगी, जो अनुपात ऊंचाइयों का होगा वही अनुपात आपके भुजाओं का भी होगा, आधार की भुजाओं का भी होगा। ये भी आपके सिमिलरिटी से ही निकल के आता है। चलिए, इसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर के सवाल पे। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है बच्चों अभी, इसलिए थोड़ा क्लास लेट हो गया। अब 7 बजे वाली क्लास कैसे मैनेज होगी वही सोच रहा हूं।
पीएस आप प्रैक्टिस करिएगा 7 बजे वाली क्लास में, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, ये 10 बजे वाला ही बैच चल रहा है, कैट लेवल उसमें पढ़ाया जा रहा है। 11:30 बजे वाला जो है, आज इतने दिन बाद सब आ रहे हैं सो के। चलिए देखिए, दूसरे नंबर का सवाल है। बहुत आराम पसंद हो गए हैं आप लोग इस कोरोना के लॉकडाउन में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस, कैट लेवल उन्हीं को समझ में आएगा जो 2D 3D और प्रिंज पिरामिड फ्रस्टम पैरेललोपाइड पढ़ चुके हैं, और किसी नए बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखिए, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। यदि क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 9 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? यह आपका प्रश्न है, फिगर बना रहा हूं मैं। देखिए, क्यू पी, यहां आर है और ये एस, 150 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पी एस की वैल्यू दे रखा है आपका 9 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्यू आर की वैल्यू दे रखा है 18 सेंटीमीटर। इसी का एरिया पूछा गया है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए, मेंसुरेशन हो चाहे ज्योमेट्री हो, स्टैंडर्ड सवाल तभी मिलते हैं जब मेंसुरेशन ज्योमेट्री मिलाकर क्वेश्चन दिया गया हो। जैसे इसमें इसका एरिया निकालना है इस चतुर्भुज का, तो इसमें मेंसुरेशन भी है और ज्योमेट्री भी है, दोनों चीजें हैं। तो ज्योमेट्री के सहारे कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। तो आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये 60 है, ये 60 है, तो बाबू ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे, ये 60 दिया है, ये 60 दिया है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी हो जाएगा आपका 60। अब देखिए, 60 60 120 और ये 150, तो ये कितना आएगा? 90 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो ये 3 कोण दिखाई दे रहे हैं, तो चौथा कोण क्या हो जाएगा? 90। ये 90, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? 90। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये अगर 18 है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 18। ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं भाई? इधर 90 था तो ये भी 90 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो इस चतुर्भुज का पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना सिंपल है, देखिए, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो देखिए, इसका आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये भुजा चाहिए। मान लिया टी ले लिया, इसको आपको टी एस चाहिए। ध्यान से देखिए, ये 9 पता है, टी एस पता चल जाएगा, तो इन दोनों का गुणनफल का आधा सीधे इसका एरिया होगा। यही तो होता है, इतना गुण इतना बटा 2, यही होता है एरिया बच्चों समकोण त्रिभुज का। तो ये कैसे पता चलेगा? ये चीज आपको सिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 90 डिग्री है, यहां ये 60 डिग्री का कोण है, ध्यान से देखिए, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है x√3। ध्यान से देखिएगा, ये होती है x√3, तो ये x, तो ये क्या होगा? 2x। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो यहां देखिए, 60 के सामने क्या है? 9 है, तो 9 का मतलब क्या हो गया? x√9 का मतलब हो गया x√3। ये देखिए, ये x√3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? x। 60 के सामने x√3 भुजा होती है, बगल वाली क्या होती है? x, और 90 के सामने वाली 2x। हमको 2x नहीं चाहिए, हमको ये x निकालना है। तो x√3 बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना? 3√3। ये वैल्यू आ गई 3√3। अब हमें चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से 30 के लिए होता है ये x, ये x√3, ये 2x। ये चीज आपको पहले बताया गया है दूसरी क्लास में, ज्योमेट्री में भी बताया गया है ये चीज। ट्रिग्नोमेट्री में तो हाइट एंड डिस्टेंस इसी पे कराते ही हैं हम, इसी रेशियो को उठाकर मैक्सिमम सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के लगते हैं। चलिए देखिए, अब हमें चाहिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? त्रिभुज टी क्यू आर का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज TPS का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, TQR का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे 9 गुणे 3√3। ये हो गया। कितना आएगा रिजल्ट? 135√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। नोट करिए, हर एक बच्चा नोट करे। कोई बात नहीं, अभी शुक्ला आप ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं तो एक चीज बस इतना दिमाग में रख लीजिए, कोई बात नहीं। अगर देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां 60 डिग्री का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया गया है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का साफ साफ प्रयोग दिखाई दे रहा है। 60 ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन इससे कराए जाते हैं। 60 डिग्री का यहां एंगल है, तो ये भुजा सामने वाली x√3 होती है, ये आधार वाली भुजा ये x हो गई, तो ये 2x होती है 60 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए क्या होता है? अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल है तो ये 90 है, तो ये भुजा x, तो ये x√3 अभी शुक्ला, तो ये 2x होता है। तो जैसे 60 के सामने x√3 और x√3 की वैल्यू 9 है, तो x बराबर क्या आएगा? 3√3। तो उसी के सहारे ये 3√3 निकाला है। या लगा सकते थे tan 60, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते थे tan 60, वहां से भी ये मान निकल आता, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। चलिए देखिए, अब इसके बाद तीसरे नंबर के सवाल पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। हर एक बच्चा पहुंचे तीसरे नंबर के प्रश्न पे। ये सारे प्रश्न आपके 2017 TL2 के हैं, ध्यान दीजिएगा। 2017 TL2 के ये सब प्रश्न हैं बच्चों। देखिए, ये तीसरे नंबर का भी सवाल 2017 TL2 का है। देखिए, दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं पर 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। AB बराबर 21 सेंटीमीटर, BC बराबर 28 सेंटीमीटर, AC बराबर 35 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। इस पर 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है। बाबू ये बता दीजिए, क्या ये ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? लिखा नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन 100% इसको क्या बोलना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इनकी भुजाओं को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे गए। ध्यान से सुनिएगा, इनकी भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए। फिर से एक बार खींच के हम आपको दिखाते हैं। एक ये त्रिभुज दिया गया है, लिखा नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिए। ये ABC, ये 21 है, ये BC 28 है और ये 35 है। वैसे भी दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी दिख रहा है कि इतने का स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। मान लिया नहीं पता चलता, मान लिया नहीं पता चलता, तो भी इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते। क्यों? देखिए, आप इसको व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचे हुए हैं, फिर BC को व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचे हुए हैं, फिर AC को व्यास लेकर जब अर्धवृत्त खींचे हैं, तो बच्चों क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से बोल दिया, तो यहां 90 होना ही है। भले ये भुजा ना भी देता तो भी हम इस कोण को क्या बोलते? 90 बोलते, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये यहां और कोई त्रिभुज हो ही नहीं सकता। मन से ये बात एकदम निकाल दीजिएगा कि ये कोई दूसरा भी त्रिभुज हो सकता है, कभी कोई दूसरा त्रिभुज नहीं हो सकता, ये हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। आपसे इसका एरिया पूछा गया है, ये छायांकित भाग है, इसका एरिया पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसका एरिया पूछा गया, हर एक बच्चा ध्यान दे। निकलेगा कैसे इसका एरिया समझ लीजिएगा अच्छे से। अभी तो PS1 और PS2 में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो कि अभी 11:30 बजे वाले बैच में नहीं कराया गया है, उसको भी करवाया जाएगा। उसको घर पे बैठ के लगाते रहिए, उसका भी नंबर आएगा। चूंकि ये तीनों बैच को कॉमन लेके चलना था, इसलिए एक साथ सबके लिए स्टार्ट हो गया है। हर एक बच्चा ध्यान दे। हाँ, प्रिया सिंह, CGL के लिए बच्चे आपका कोई बैच चलाने की जरूरत नहीं। अगर आप यहां पढ़े हुए हैं, मेरे से अगर आप पढ़े हुए हैं, तो आपको केवल और केवल
3 काम करने हैं आपको। अपनी शीट रिवाइज करनी है अच्छे से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं और ऑनलाइन हिस्ट्री देनी है। बस इतना काम करना है, इसके अलावा और कोई काम आपको नहीं करना। आप 95% क्वेश्चन बड़े आराम से कम समय में करके चले आएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीजें जितना पढ़ाया गया है उसी में से आएगा। बस 1-2 चीजें और आपको ऐड कर लेनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार लगा लेने हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको कम से कम 50-60 सॉल्व कर लेनी है। आप बहुत अच्छा करके आएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, क्या दीपक यादव आप उत्तम सर को भेज दीजिए क्वेश्चन। उत्तम सर का इनका मैसेंजर पे सेंड कर दीजिए। लगातार इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, उस पे टेलीग्राम का ग्रुप, उस पे 8 से 10 में आप क्वेश्चन भेजते हैं तो डेली ये 50 बच्चों के क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं ना। सारे के सारे बच्चों के क्वेश्चन रिप्लाई करते हैं ये, इन्हीं को क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। देखिए ध्यान से, व्हाट्सएप नंबर इनको दे दीजिए, उस पर ये क्वेश्चन सेंड करें। देखिए बच्चों, इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल चाहिए, कैसे निकलेगा? आप कर क्या लीजिए, यहां ध्यान से देखिएगा। आप इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लीजिए, ध्यान से देखिए, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लीजिए, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लिया, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लिया और उसमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए तो बच्चों ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसमें से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। आपका इसका और इसका एरिया निकल आएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए। आप इस अर्धवृत्त का एरिया ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस अर्धवृत्त का एरिया ले लीजिए, फिर इस अर्धवृत्त का एरिया ले लीजिए और उसमें इस त्रिभुज का एरिया आप ऐड कर दीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। फिर उसमें इस त्रिभुज का एरिया आप ऐड कर दीजिए और उसमें से, उस पूरे में से इस अर्धवृत्त के एरिया को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसका और इसका एरिया निकल के आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसका और इसका एरिया बड़े आराम से निकल के आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम से। क्या जैसा क्वेश्चन पहले है वो करेंगे ना बाबू। आप इधर से अर्धवृत्त बना के क्या करेंगे, छायांकित भाग तो इधर से बन रहा है ना। जब तक ये अर्धवृत्त नहीं खींचेंगे तो ये पार्ट कहां से आएगा। क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा ही तो सोल्यूशन दिया जाएगा। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। इधर से बोला ही नहीं खींचने के लिए तो क्यों खींच देंगे। इधर से बोलता खींचने के लिए तो कुछ और पूछता। इधर से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो इतना ही है आपका फिगर। ध्यान से देखिए, मान लिया बच्चों ये भुजा ए हो गई, ये भुजा बी हो गई, ये भुजा क्या हो गई, सी हो गई। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। भाई व्यास ए है ना, इसका व्यास ए है तो a/2 का होल स्क्वायर। अब इस अर्धवृत्त का एरिया चाहिए, ध्यान से देखिएगा, तो वो क्या होगा 1/2 पाई b/2 का होल स्क्वायर। और बच्चों उसमें इस त्रिभुज का एरिया जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 a इंटू बी। और इसमें से क्या घटा दें, क्या घटा दिया जाए, फिर इस अर्धवृत्त के एरिया को घटा दीजिए, केवल यही बच जाएगा। तो इस अर्धवृत्त का एरिया हो जाएगा 1/2 पाई c/2 का होल स्क्वायर। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए यहां से इसमें से इसमें से इसमें से क्या कॉमन है, 1/2 पाई और बाई 4 भी कॉमन है। ध्यान से देखिएगा भाई, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा 4, तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आएगा इतना। और बच्चे प्लस 1/2 a इंटू बी। आप देखेंगे कि ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 तो ये पूरा 0, तो क्या आ गया 1/2 a इंटू बी। मतलब क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण
त्रिभुज का क्षेत्रफल। हर एक बच्चा ध्यान दे, सीधे दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधे सीधे आपके पास आंकड़ा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, किया क्या है दोबारा से मैं बताने जा रहा हूं। एक त्रिभुज है, नाम है इसका ABC। बोला गया तीनों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तो व्यास मानकर ही बनाया जाएगा अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त ये है, हर एक बच्चा ध्यान दे, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। निश्चित रूप से यहां 90 डिग्री का राइट एंगल बनेगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या तो ट्रिपलेट देख लीजिए, भुजाओं की माप दे रखा है। ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निश्चित रूप से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। डायरेक्ट ये शॉर्टकट हो गया, बार बार लगाना थोड़ी है जीवन भर इसको। आप सीधे देख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। निकला कैसे है वो देख लीजिए। फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मेंसुरेशन में थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना होता है और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, देखिए इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, ये पूरा पूरा अर्धवृत्त, इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें ये समकोण त्रिभुज का एरिया ऐड कर लीजिए। तो जो आकृति सामने दिखाई दे रही पूरी आपको, उसका एरिया निकल के आ जाएगा। और उस पूरे एरिया में से बच्चों ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए माइनस, तो केवल बच जाएगा छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल सीधे सीधे आ जाएगा। इतना ही करना है, हर एक बच्चा ध्यान दे देगा। ये भुजा A मान ली, ये B मान ली, ये C मान लिया हमने। इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 पाई, त्रिज्या इसकी a/2 हो जाएगी, a/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका एरिया आ जाएगा 1/2 पाई, त्रिज्या b/2 हो जाएगा तो b/2 का होल स्क्वायर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a इंटू b। ध्यान दीजिएगा। और इसमें से आप इस अर्धवृत्त के एरिया को माइनस कर दीजिए तो 1/2 पाई, और इसकी त्रिज्या c/2 हो जाएगा तो c/2 का होल स्क्वायर। 1/2 पाई/4 कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा, प्लस इतना आ गया आपका। ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर के क्या है, बराबर है, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। तो सीधे सीधे सब कट गया, ये 0 हो गया, तो आएगा 1/2 a इंटू बी, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, ये किस है, ये क्या है 28, ये है 35। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट बोलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 इंटू, बोलिएगा 21 इंटू 28, कितना आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। पानी गर्म बोलिए उसको देने के लिए, छोटू को रूम में मेरे रखा हुआ है उस मग में, जग में। हाँ बोलिए उसको जल्दी, इसको आप लेते आइए, रूम से ही निकाल लीजिएगा। हो गया ये सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। चौथा सवाल है आपका, ज्योमेट्रिकल टच दिया गया है इस क्वेश्चन को भी। चौथे नंबर का सवाल देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसके लिए तीसरे के लिए शॉर्टकट हमेशा मेंशन कर लीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। S भुजा QR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PS एंगल QPR पर कोण द्विभाजक है। कोण द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर है। यदि PQ इज टू PR इक्वल टू 2:3, तो त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यह आपका एक त्रिभुज है, मान लिया, नाम क्या है इसका PQR। ये P है, रुक जाइए, P है, Q है और ये R है। फिर बोला गया है S भुजा QR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PS जो है QPR का कोण समद्विभाजक है, यानी कि ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा अल्फा। ध्यान दे दीजिएगा।
बोला गया क्यू आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार से है कि जो पी एस भुजा है कोण क्यू पी आर का कोण द्विभाजक है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। कोण द्विभाजक, यहां सम द्विभाजक होना चाहिए था कि दो बराबर भागों में बांटने वाली ये जो रेखा पी एस है इसके बारे में बोल रहा है। बोला गया है पी क्यू पी आर का रेशियो, पी क्यू पी आर का रेशियो क्या है बच्चों, 2:3 है। तो ध्यान दीजिएगा क्यू एस और एस आर का भी रेशियो आपका 2:3 हो जाएगा। कारण क्या है, कोण अर्धक प्रमेय, कोण अर्धक प्रमेय। इसका कारण क्या है, कोण अर्धक प्रमेय। अब कोण अर्धक प्रमेय होता क्या है वो सुन लीजिए। किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यह आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए किसी, ये ज्योमेट्री वाली चीज है, बहुत लोगों को पता होगा ये चीज। किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इन एनी ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ध्यान से देखिएगा होता क्या है, क्यू एस बटा में एस आर, रिजल्ट लिख देता हूं मैं, क्यू एस बटा में एस आर बराबर पी क्यू बटा में क्या हो जाएगा, पी आर। इसीलिए मैंने लिखा है जो पी क्यू पी आर का रेशियो है 2:3 का, वही रेशियो क्यू एस और किसका होगा, एस आर का होगा। ध्यान से देखिएगा क्यू एस और एस आर का सेम वही रेशियो होगा। अगर इसका रेशियो 2:3 है तो इसका भी रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। ये ज्योमेट्री है आपकी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, कोण अर्धक प्रमेय। किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को, ये अर्धक है बाइसेक्टर है, सामने वाली भुजा को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, एक ये थ्योरम दिमाग में रखिएगा। अब सुनिए अगला सिस्टम क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्यू एस बटा में एस आर। ये देख लीजिए अब मैंने क्या लिखा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, क्यू एस और एस आर का अनुपात होगा। ध्यान से देखिएगा क्यू एस और एस आर का अनुपात होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां बराबर हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, इसका कारण देख लीजिए, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। समझिएगा बच्चों क्या लिखा मैंने, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ज्योमेट्री है कोण अर्धक प्रमेय कि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को अन्य शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अब मैंने एरिया की बात बोली है कि सीधे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इन दोनों आधारों के अनुपात के बराबर होगा। ये नियम भी है, होता ही है हमेशा ऐसा कि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां बराबर हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को मैं दिखाऊंगा प्रूव करके।
देखिए ध्यान से, हर एक बच्चा ध्यान दे। आज तक नहीं पता चल पाया इन लोगों को शीट कैसे मिलेगी। महेश पूछ रहे हैं शीट कैसे मिलेगी, मत बताइएगा शीट कैसे मिलेगी, डेली डेली यही बताया जाएगा शीट कैसे मिलेगी। चलिए देखिए, अब इसके बाद है, मत पढ़िए इससे अच्छा महेश, यही अच्छा होगा आपके लिए। ये ऊंचाई h हो गई बच्चों, ये आधार B1 हो जाएगा, ये आधार क्या हो जाएगा B2। ध्यान से देखिए, इसका एरिया A1 हो गया और इसका एरिया A2 हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे। आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन हाइट हो गई ना h। फिगर और क्लियर करके दिखाते हैं हम आपको, इतने में क्लियर हो रहा होगा। देखिए तो A1 बटा में A2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 B1 इंटू h लिखा जाएगा और 1/2 B2 इंटू क्या होगा, h होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए भाई। इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइट कॉमन होगी, शीर्ष से एक लंब पड़ा हुआ है, यही ऊंचाई होगी। इस त्रिभुज के ये ऊंचाई अंदर है और PSR के लिए ये ऊंचाई त्रिभुज के बाहर है। त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। अधिक कोण त्रिभुज में बाहर हो जाती है ऊंचाई, दो ऊंचाइयां बाहर होती हैं उसमें। तो एक ऊंचाई हो गई h इन दोनों त्रिभुजों के लिए, या कह लीजिए कि तीनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, नहीं है। बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई h हो गया, इस PQR के लिए भी ऊंचाई h, PQS के लिए भी ऊंचाई h और PSR के लिए भी ऊंचाई क्या होगी, h ही होगी। ऐसा ही साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए A1 बटा में A2 बराबर 1/2 B1 इंटू h और 1/2 B2 इंटू h। लीजिए कट गया, तो क्या आ गया, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये चीज निकल के आ रही है। यही चीज मैंने नोट लिखाया है कि दो त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। क्यों, h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला जान ही रहे हैं, B1 B2 ही बचेगा केवल। तो A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है इस सवाल के लिए। सवाल केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें आपके दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। तो आइए इसका आंसर देते हैं एक ही बार में। ये सब तो थियरी था, लिखाया मैंने आपको जानकारी के लिए। देखिए दे रखा है यहां पर कि PQR का क्षेत्रफल 180 है, तो PQR का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 5। ध्यान से देखिए, इसका एरिया 2 हो जाएगा, इसका एरिया 3। सभी बच्चे ध्यान दें, त्रिभुज PQS इस टू त्रिभुज PSR का जो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:3। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो PQR का एरिया आएगा। PQR का एरिया कितना, 5 बराबर किसके दे रखा है, 180 के। तो 1 बराबर 36 के। मांगा क्या है, त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल। PSR का क्षेत्रफल कितना है, 3। तो 3 बराबर 36 जोड़े 3। ओरल था ये क्वेश्चन, कितना, 108। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, समय बर्बाद मत करिए, डायरेक्ट आंसर दे देंगे आप। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्या है, अरे ठीक है, चलो देखिए आ जाइए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का रद्दी सवाल है। ध्यान से देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है। ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग EFGH बनाया गया है। EFGH की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर LMNO बनाया गया है। एक वृत्त को वर्ग LMNO में अंकित किया गया है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक पहले वर्ग बनाया गया है,
भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्ग बनाया गया है। नाम लिखते जाइए। ये ए बी सी डी है, फिर ये ई एफ जी एच है, फिर इसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्ग बनाया गया है। नाम इसका क्या है? एल एम एन ओ। एग्जाम में ये सब फिगर विगर थोड़ी ही बनाना है, एकदम नहीं बनाना है फिगर, वो तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बना रखा है फिगर। एक वृत्त भी इसके अंदर बनाया गया है। ये वृत्त इस वर्ग का, छोटे वाले वर्ग का अंतःवृत्त है। ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया दे रखा है, मान लिया इसकी त्रिज्या, ये देखिए ये पूरा व्यास होगा, तो ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या। तो अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर 38.5। ध्यान से देखिए, तो आर बराबर बटा 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आर की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा। तो एल एम एन ओ की भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसकी भुजा ए है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2r होगा कि नहीं, बता दीजिए। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, 3D या 2D पीछे आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि इसका जो व्यास होता है इस वर्ग की भुजा के क्या होता है? बराबर होता है। अगर आपने किसी वर्ग के अंतःवृत्त खींच रखा है तो अंतःवृत्त का जो व्यास होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा। ये चीज हमको बताना नहीं है। ये आर, तो ये भुजा भी 2r हो जाएगी। तो 2r का मतलब क्या हो गया? 2 × √24.5/2। हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल, एल एम एन ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 2 × √24.5/2 का क्या होल स्क्वायर, कितना आएगा? आ गया बच्चे 49। सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे, सीधे आ गया आपका 49। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब जब एल एम एन ओ का क्षेत्रफल 49 है तो इसका क्षेत्रफल इसका दुगना होगा, तो 49 का दुगना कितना हो गया? 98। फिर इसका एरिया अगर 98 है तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा? इसका दुगना। आपको ये चीज पता है कि अगर कोई वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है तो उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर अगर आप कोई नया चतुर्भुज बना रहे हैं तो उस नए चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब जितने भी यहां पर वर्ग बने हैं सब मध्य बिंदुओं को उठाकर ही बने हैं, मिलाकर बने हैं। तो इस LMNO का एरिया जो होगा उसका दुगना होगा EFGH का एरिया, और EFGH का एरिया जितना भी होगा उसका दुगना होगा ABCD का एरिया। यही आपसे पूछा गया है। तो ABCD का एरिया क्या हो जाएगा बताइए? 49 का डबल करिए, फिर इसका भी क्या कर लीजिए? डबल कर लीजिए। 49 का डबल करेंगे तो EFGH का एरिया आएगा, और फिर इसका डबल कर लेंगे तो ABCD का एरिया आ जाएगा। और एरिया कितना आ रहा है वो बताइए? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, हर एक बच्चा देखे, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। आ जाइए, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 6ठे नंबर का सवाल है। ABCDEF 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षष्ठभुज है। त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? ये आपके वही, ये भी 17 का पूछा हुआ Tier 2 का ही सवाल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं हिंदी भाषा में गड़बड़ी हो जाती है तो इंग्लिश भाषा से मिलाना पड़ता है। केवल षष्ठभुज हिंदी में लिखा हुआ है, एग्जाम में भी यही लिखा था, लेकिन इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है रेगुलर हेक्सागन, यानी कि समषष्ठभुज। तो ABCDEF एक क्या है? समषष्ठभुज है। पूरा फिगर बनाइए ABCDEF का, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए ABCDEF, ध्यान से देखिए,
ईसीडी का एरिया चाहिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, इसका एरिया, ईसीडी का एरिया चाहिए। ये देखिए, अगर ये सेंटर ले लें, अगर इसका ये सेंटर ले लें, तो यहां से ये मिलाएंगे, यहां से ये मिलाएंगे, तो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ओ ले लीजिए, यहां से इसको मिला देंगे तो क्या ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये भुजा आपकी 12 है, तो ये सब 12 नहीं होगा? बता दीजिए क्या बच्चों, ये आपका, ध्यान से देखिएगा, ये 60, ये 60 नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, ये आपका 60, एक मिनट, ठीक है, सब ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 60, ये भी पूरा क्या होगा? 60। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये भी क्या होगा? 60। अब आप देख लीजिए, क्या ये एक समचतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा है? ये भी 60 देख लीजिएगा, हर एक चीज यहां सब 60 दिखाई दे रहा है, ये भी क्या होगा? 60। हर एक बच्चा ध्यान दे, निश्चित रूप से बच्चों सारी की सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये साफ दिख गया, ये इससे क्या है? पैरेलल है। इसी तरीके से ये भी इससे क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा बताइए? पैरेलल होगा। निश्चित रूप से ये क्या बन गया? एक समचतुर्भुज आपका ओ ई सी डी, एक सम चतुर्भुज है, रोम्बस है। ध्यान से देखिए, ये एक समचतुर्भुज हो गया, रोम्बस हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, और रोम्बस में अब क्या होगा? हर एक बच्चा ध्यान दे, सीधे दिखाई दे रहा है आपको, ई सी डी का एरिया चाहिए, ई सी डी का एरिया चाहिए। चारों के चारों ध्यान दीजिएगा, अगर समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुजों की रचना होती है। मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया क्या होगा? बराबर। इसका एरिया अगर ए है, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया क्या होगा? ए होगा। ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। पहले ये देखिए समचतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले ये जानना है आपको। चारों भुजाएं बराबर हो गई? हो गई, साफ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर से जब हम मिलाते हैं तो समषष्ठभुज 6 बराबर समबाहु त्रिभुजों में बंटता है। हमने केवल 2 ही मिलाया है इस तरीके से, तो 2 समबाहु त्रिभुज आपको दिखाई देगा, एक समबाहु त्रिभुज ओईडी, एक समबाहु त्रिभुज ओडीसी, सारे एंगल 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। सारी भुजाएं आपकी 12-12-12 हो गई, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब किन्हीं 2 को ही पैरेलल दिखा दीजिए, बाकी 2 भी पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये देखिए, ये 60 तो ये भी क्या है? 60। निश्चित रूप से ये भुजा इस भुजा के क्या हो गई? पैरेलल। ये भुजा इस भुजा के क्या हो गई? पैरेलल। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये भुजा इसके पैरेलल हो गई, तो ये भी इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। सारी भुजाएं आपकी बराबर भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज। और कोई भी कहीं भी समचतुर्भुज दिखाई देता है, अगर ये कोई आपका समचतुर्भुज आपने बना रखा है, तो जब विकर्णों को खींचते हैं तो विकर्णों को खींचने से, विकर्णों को मिलाने से विकर्ण 4 बराबर समकोण त्रिभुज में इसको विभाजित कर देते हैं। सबके एरिया बराबर होते हैं। तो बच्चों अगर हम ईसीडी का एरिया कहें तो क्या होगा? 2a। तो क्या ईसीडी का एरिया किसी एक समबाहु त्रिभुज के एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का एरिया भी तो 2a है, देख लीजिए भाई, ए चारों के एरिया बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो लिख देते हैं यहां पर सम चतुर्भुज के विकर्णों के काटने से, विकर्ण मतलब डायगोनल काटने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुजों की रचना होती है। ध्यान से देखिए, तो अगर हमें ईसीडी का एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए, ईसीडी का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों? क्यों बच्चों? सबका एरिया 2a ही आ रहा है। देख लीजिए, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज की गई है, विकर्णों के काटने से ये विकर्ण है। समचतुर्भुज 4 समकोण बराबर एरिया वाले 4 समकोण त्रिभुजों में बंटता है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बना रहा है।
तो अब बच्चों अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए और इसका भी एरिया ए ही होगा। तो ECD का एरिया चाहिए तो इसका एरिया ए कितना हो गया 2a, ध्यान दीजिए। और किसी भी एक समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो उसका भी एरिया ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, वही चीज मैंने दिखाया है। ट्रायंगल ECD का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। सीधी सीधी बात है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक मिनट, हाँ सही है। चलिए ध्यान से देखिए, इसका एरिया ए 2a साफ दिख रहा है, इसका भी एरिया ए क्या हो जाएगा 2a। आइए देखिए, तो बच्चों बोलिएगा, ये हो गया आपका √3/4 इंटू क्या 12 का स्क्वायर, कितना आया? आ गया 36√3। ये है आंसर आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 सेकंड का ही, 1 सेकंड का मतलब 3 सेकंड का सवाल है। फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि इसका एरिया ECD का एरिया एक समबाहु त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। थोड़ा ज्योमेट्रिकल टच दिया गया इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए, मेंसुरेशन 2 महीना बाबू चलता है। मानते चलिए 50 से 60 क्लास लगती है मेंसुरेशन की। 1 घंटे का टाइम लिया जाए तो 50 से 60 घंटे मेंसुरेशन चलता है। एक लंबा सेक्शन है ना, पूरे सिलेबस का 15% कवर करता है मेंसुरेशन अकेले। काफी कुछ इसमें पढ़ना होता है। 2D है, 3D है, प्रिंज पिरामिड फ्रस्टम पैरेललोपाइड है, कैट लेवल है। तो मान के चलिएगा 60 लेक्चर इस पे लगते हैं। और कई लोग तो 60 लेक्चर में पूरा एडवांस ही खत्म कर देते हैं। मैं इसलिए ज्यादा समय देता हूं, समय भले ज्यादा लग जाए लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे तो बेहतर होता है आपके लिए। इसलिए मैं समय देकर सारी चीजें करा देता हूं आपको। चलिए 7वें नंबर के सवाल पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। अभी शुक्ला पहले मेंसुरेशन पढ़ लीजिए आप अच्छे से, फिर ज्योमेट्री पूछिएगा कब चलेगा। चलिए देखिए, 7वें नंबर का सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्या है, 3 ही मिनट बचा हुआ है बस। चलिए 3 मिनट बचा हुआ है तो मैं वो सवाल करा देता हूं आपका। 2 सवाल बचे हुए हैं आपके फ्रस्टम के। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से, ये भी कराएंगे तो 3 मिनट से ज्यादा ही लग जाएगा करवाने में, क्योंकि कराने में तो समय ज्यादा लगता है बच्चों। देखिए कैट लेवल की शीट थी, हम केवल ज्यादा सवाल नहीं करा पाए हैं आज, 6 क्वेश्चन ही कराए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी, जो आपका TL2 होने वाला है। क्योंकि देखिए सवाल नए बनेंगे तो किस में बनेंगे, मेंसुरेशन में बनेंगे, ज्योमेट्री में बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, और अलजेब्रा में बनेंगे। तो इन 3 सेक्शन को, तो अलजेब्रा का तो कुछ भी नया हो तो उसको आप पढ़ नहीं सकते। कभी भी जितना भी पढ़ के जाएं एग्जाम में कोई भी नया सवाल आपको मिल सकता है, आप उसको कर भी लेंगे अपने कॉमन सेंस से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन थोड़ा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में नए क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए सारे नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको। जो TL2 के लिए भी ये बैच है, जो भी TL2 देना है इसको अच्छे से कर लें, दोहराएं अच्छे से। फिर उसके बाद आपका ज्योमेट्री का भी अलग से, जो हमने कैट लेवल शीट डाल रखी है उसमें पहले से ही लोड है ना, वो क्लास लेक्चर मिटा, मतलब शीट भी अपलोड होगी यूट्यूब पे, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। हाँ तो उसको भी देख लीजिए, पहले से ही मैंने छुट्टी होने से पहले ही वो कैट लेवल वाली शीट ज्योमेट्री की पढ़ा दी थी, तो अपलोड है, उसको आप लोग देख लीजिए और सारी चीजें ज्योमेट्री वाली कवर कर लीजिए। बाकी क्लास चलती रहेगी। परसेंटेज हम 15 तारीख से शुरू करेंगे, लेकिन यूट्यूब पे उसको नहीं स्टार्ट किया जाएगा, उसको लीवोलन पे स्टार्ट किया जाएगा। यूट्यूब की क्लास आपकी चलती रहेगी। अभी मान के चलिए आज पेपर में था कि 15 मई तक बंद करने के लिए बताया गया है, मतलब अलग अलग राज्यों ने बोला है कि 15 मई तक शिक्षण संस्थान और मॉल्स वगैरह ये सारी चीजें बंद रहे जहाँ गैदरिंग होती है। तो मान के चलिए 1 महीना और छुट्टी बढ़ रही है, तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आराम से, प्रिंज पढ़ाएंगे, सॉरी प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, तो वो भी उसमें भी टाइम लगेगा, तो आराम आराम से उसको पढ़ते रहिए।
ये आपके ओपन प्लेटफॉर्म में परसेंटेज नहीं पढ़ाया जा सकता या और ज़्यादा अर्थमेटिक नहीं पढ़ाई जा सकती, नहीं तो बच्चे सोचते हैं चलो सब तो सर पढ़ा ही दिए हैं, भले वीडियो देखें चाहे ना देखें, फिर वो आते नहीं हैं। इस कारण से मजबूरी है हमारी भी कि ओपन प्लेटफॉर्म पे परसेंटेज नहीं पढ़ा पाएंगे, लीवो लर्न पे ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी जो चीज़ें हैं ये सब अभी कम से कम 15-20 लेक्चर, 15 लेक्चर तो इसी के चलेंगे आपके, 15 लेक्चर अभी कैट लेवल वाले चलेंगे। तो मानते चलिए 15 दिन ये हो गया, तो इसको पढ़ते रहिए आप लोग। फिर आपका 2D 3D का PS भी कराना है तो वो भी ऑनलाइन ही करा देंगे यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू। रेशियो प्रपोर्शन, स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है। रेशियो प्रपोर्शन की क्लास मैं बता देता हूं अभी अनिल को कब चलेगा, थोड़ी देर में बताता हूं। 7:30 बजे रेशियो प्रपोर्शन लगवाइए, आधे घंटे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है? 7:30 बजे लगा दीजिए। क्या रेशियो प्रपोर्शन 8 बजे करा दिए हैं आप? अच्छा, 1-1 घंटा डिले करा के करा दिए हैं, ठीक। नहीं, आप रहने दीजिए, 8 बजे रहने दीजिए, फिर 1 घंटा पढ़ा देंगे, ठीक है? ठीक।